थे मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने चैनल एग्जाम नोटिस में। तो दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, और पूरा का पूरा सेशन बिल्कुल ट्रिक से है। तो यदि एक बार आप पूरे सेशन को अच्छी तरह से देख लें तो आपको जीवन भर भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को दोबारा याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये मेरा दावा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। ठीक है, तिरंगा के बारे में सभी जानते हैं, इसके लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। चलिए सेकंड नंबर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने तिरंगा को कब अपनाया था? भारतीय संविधान ने तिरंगा को कब अपनाया था? तो अपनाया था 22 जुलाई 1947। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका ट्रिक किस प्रकार बनता है। तो अपनाया कब होगा? जब भारत आज़ाद हो गया होगा। आज़ाद कब हुआ? 1947 में। तो ये डेट तो हमको याद हो गया कि अपनाया कब होगा? 1947 में। अब किस तिथि को अपनाया होगा? तो बोला कि देखिए तिरंगा को हमको अपना राष्ट्रीय ध्वज बनाना है, इसलिए इसमें क्या होना चाहिए, सब अपना राय दीजिए। क्या है? सब अपना राय दो, अभी राय दो, अभी राय दो, दो दो, क्या दो दो, तो राय दो। और अपना एनर्जी दो। एनर्जी किस में? तो एनर्जी क्या होता है? जुलाई। तो 22 जुलाई एनर्जी किसमें मापा जाता है? जूल में। तो 22 जुलाई, दो दो, क्या दो, राय दो, अभी दो, दो मतलब दो दो, और क्या दो, एनर्जी दो, मतलब जुलाई। तो 22 जुलाई 1947। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय तिरंगे में चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? तो ये बिल्कुल सिंपल है, लगभग सभी को ज्ञात है, 2:3। और अगर जिनको नहीं ज्ञात है वो इसको इस तरह देख लें कि इस तरह भारतीय तिरंगा इस तरह का होता है, 1 लंबाई, 2 लंबाई और 3 लंबाई। 1 लंबाई, 2 लंबाई, 3 लंबाई। और लंबाई कितना हो गया? 3। और चौड़ाई इसको 1 घटा देना है, यानी 2:3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा ट्रिक से सेशन हम आप इंजॉय कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय तिरंगे में स्थित चक्र कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। और बिल्कुल ज्ञात क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल वेल नोन क्वेश्चन है, लगभग इसको सभी लोग जानते हैं कि कहाँ से लिया गया है। सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। ठीक है, तो इसको ट्रिक देने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 5वां नंबर कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक का स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक का स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, थोड़ा सा इस अशोक स्तंभ के बारे में जान लीजिए कि अशोक स्तंभ क्या है। तो अशोक स्तंभ में 4 घोड़ा है। ठीक है, एक घोड़ा, 2 घोड़ा बीच में, तीसरा घोड़ा। और यानी इस प्रकार से एक घोड़ा इधर का मुंह किए हुए है, एक घोड़ा इधर का मुंह किए हुए है, एक घोड़ा इधर का मुंह किए हुए है, और एक घोड़ा इधर का मुंह किए हुए है। और अगर हम इधर से देखें तो हमको कितना घोड़ा नजर आएगा? 3 घोड़ा, 1 2 और 3, सॉरी शेर, 3 शेर नजर आएगा, घोड़ा नहीं है यहाँ पे, शेर है। टोटल कितना शेर नजर आएगा? 3 शेर नजर आएगा। यहाँ पे कितना शेर नजर आएगा? 3 शेर नजर आएगा। लेकिन एक्चुअली में अशोक स्तंभ में के शीर्ष पे टोटल कितना शेर है? 4 शेर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एक और पूछा गया है कि अशोक स्तंभ में शेरों की संख्या कितनी है। तो एक शेर इधर का मुंह किए हुए है, एक शेर इधर का मुंह किए हुए है, एक शेर इधर का मुंह किए हुए है, और एक शेर इधर का मुंह किए हुए है। और अगर आप कोई व्यक्ति इधर से देखता है तो उसको मात्र 3 ही शेर नजर आता है, इस शेर छुप जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि अशोक स्तंभ में शेरों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। लेकिन दिखाई कितना पड़ता है? एक साइड से देखने पे 3। चाहे आप इधर से देखें या फिर आप इधर से देखें या फिर इधर से देखें, आपको कितना दिखाई पड़ेगा? 3 ही दिखाई पड़ेगा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अशोक स्तंभ का संबंध किस वंश से है? अशोक स्तंभ का संबंध किस वंश से है?
तो अशोक स्तंभ है मतलब कि सम्राट अशोक का स्तंभ है। और चूंकि सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य वंश से थे, मौर्य वंश से थे, इसलिए इस स्तंभ का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश से है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बताइए अशोक स्तंभ का संबंध किस वंश से है? तो मौर्य वंश से। ठीक है, अशोक स्तंभ देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और किनकी सहायता से इन्होंने मौर्य वंश स्थापना किया था? तो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? मौर्य वंश का स्थापना किया। और इनका नाम था बिंदुसार। इनका नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार। और बिंदुसार किनके पुत्र थे? चंद्रगुप्त और दुर्धरा के पुत्र थे। अब ये दुर्धरा कौन थी? तो दुर्धरा धनानंद की पुत्री थी। ठीक है, दुर्धरा धनानंद की पुत्री थी और इस बिंदुसार ही का पुत्र थे सम्राट अशोक। ठीक है, बिंदुसार ही का पुत्र कौन थे? सम्राट अशोक। यानी तो अशोक जो थे किस वंश से संबंधित हुए? मौर्य वंश से। अशोक का संबंध किस वंश से हुआ? मौर्य वंश से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आता है कि अशोक स्तंभ को कब अंगीकृत किया गया? अशोक स्तंभ को कब अंगीकृत किया गया? तो जब हमारा सिंबल को अंगीकृत कब किया गया? जब संविधान का अंगीकृत किया गया होगा। ऐसा तो नहीं है कि संविधान को अंगीकृत करने से पहले ही हमारा सिंबल को अंगीकृत किया कर लिया गया। तो जब हमारा संविधान को लागू किया अंगीकृत किया गया, यानी उसको अपनाया गया, उसी दिन क्या हुआ? अशोक स्तंभ को भी अपनाया गया होगा। तो अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है अशोक का स्तंभ के शिखर पर देवनागरी में लिखी सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ठीक है, देखिए इसमें 2-3 प्रश्न छुपा हुआ है। आपसे पूछ भी सकता है कि बताइए कि अशोक के स्तंभ पर सत्यमेव जयते किस भाषा में लिखी गई है? अशोक के स्तंभ पर, स्तंभ के शिखर पर सत्यमेव जयते किस भाषा में लिखी गई है? तो देवनागरी। ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कैसे बन सकता है कि अशोक के स्तंभ के शिखर पर देवनागरी में लिखी गई कौन सा शब्द है? ठीक है, अशोक के स्तंभ के शिखर पर देवनागरी में लिखा गया कौन सा शब्द है? और जो भी मैं बोल रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, आप उसको एक एक लिखते जाएं। ठीक है, और इसको इस तरह से ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में लिखते जाएं ताकि आपको याद करने में बहुत ही आराम मिलेगा। इसीलिए मैं पूरा का पूरा मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या फिर वन लाइनर के फॉर्म में लाता हूं ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। इसको हम इस तरह से भी ला सकते थे कि बताइए कि अशोक स्तंभ में शेरों की संख्या और डैश दे के सीधे हम 4 लिख देते। लेकिन इसमें आपको याद करने में बहुत ही सहूलियत मिल जाती है, बहुत ही आराम मिल जाता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में रहने पर या फिर वन लाइनर के फॉर्म में रहने पर। ठीक है, तो आपके दृष्टिकोण से मैं इस तरह का लाता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, तो मैं कहा था, तो मैं ये आपको बता रहा था कि इसका फॉर्म इसका इस तरह से पूछा जा सकता है कि अशोक का स्तंभ के शिखर पर देवनागरी में लिखा गया जो कौन सा शब्द है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते। और सबसे इंपॉर्टेंट इससे यह प्रश्न बनता है कि जो अशोक का स्तंभ के शिखर पर देवनागरी लिखी में शब्द है वो किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद से। किस उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद से। अब अगला प्रश्न है कि अशोक के स्तंभ के शिखर पर कितने शेर खड़े हैं? ठीक है, अशोक के स्तंभ के शिखर पर कितने शेर खड़े हैं? तो मैंने आपको बताया कि अशोक स्तंभ के शिखर पर टोटल 4 खड़े हैं। और आप एक चीज याद रखें मेरे प्यारे दोस्तों कि मैं एक एक प्रश्न, ठीक है, अगर मैं राष्ट्रीय चिन्ह उठाया हूँ या पर राष्ट्रीय प्रतीक उठाया हूँ तो उसका एक एक सिंगल प्रश्न मैं करवाने का प्रयास करूंगा। वो चाहे एक वीडियो में हो या फिर एक से ज़्यादा वीडियो में, मैं एक एक प्रश्न को लेकर आऊँगा। एक भी प्रश्न स्केप नहीं करूँगा, एक ही प्रश्न मैं नहीं छोड़ूंगा। इसका कारण है कि अगर मैं प्रश्न कोई भी एक सिंगल प्रश्न भी छोड़ दिया और यदि वही एग्जाम में आ जाए तो आपका पूरा किया हुआ पर पानी फिर जाएगा, फिर आपको करने का कोई तुक ही नहीं बनता। इसलिए मैं एक एक सिंगल प्रश्न को उठाऊंगा जो कि आपको वीडियो में साफ साफ दिखेगा। तो अशोक के स्तंभ पर कितने शेर खड़ा हैं? 4। और उसमें दिखते कितने हैं? एक साइड से 3। अगला, अशोक के स्तंभ के निचले हिस्से में किन 2 जानवरों को अंकित किया गया है? ठीक है, किन 2 जानवरों को अंकित किया गया है? तो एक घोड़ा और एक बैल।
एक घोड़ा और एक बैल, ठीक है। अब क्यों अंकित किया गया है, पहले इसका लॉजिक समझिए। ये ट्रिक है, बिल्कुल ट्रिक से है। अब बताइए इसका लॉजिक समझिए कि घोड़ा और बैल को क्यों अंकित किया गया है। तो हमारे देश में अभी भी, चाहे आधुनिक हो या फिर पहले प्राचीन हो, अभी भी हमारे देश में दो लोगों को पूजा जाता है। कौन? एक आर्मी सेना और दूसरा फार्मर किसान, ठीक है। एक आर्मी और दूसरा फार्मर, ठीक है। अब उस समय आर्मी से रिलेटेड था हॉर्स, ठीक है। हॉर्स भी आर्मी का एक बहुत बड़ा अंग हुआ करता था। घोड़ा भी आर्मी का एक बहुत बड़ा अंग हुआ करता था। और फार्मर का एक बहुत बड़ा अंग हुआ करता था ऑक्स, बैल, या जिसको सांड बोलते हैं, ठीक है। तो बैल या सांड एक बहुत बड़ा अंग हुआ करता था। तो इस कारण इन दोनों जानवरों को शामिल किया गया, हॉर्स और बैल को, हॉर्स और सांड को। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक घोड़ा और बैल को अशोक स्तंभ के निचले हिस्से में क्यों शामिल किया गया, बिल्कुल क्लियर है। तो प्रश्न आ सकता है कि बताइए कि अशोक के स्तंभ के निचले हिस्से में कितने जानवरों को अंकित किया गया है, तो 2। और अशोक स्तंभ में कुल कितने जानवरों को अंकित किया गया है, तो 3। कौन कौन? तो हॉर्स, बैल और शेर, ठीक है। अगर पूछे कि कुल कितने जानवरों को अंकित किया गया है, तो टोटल 3 होगा। और निचले हिस्से में कितने जानवरों को अंकित किया गया है, तो 2, घोड़ा और बैल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अशोक स्तंभ के चित्र के उपयोग को कब नियंत्रित किया गया। अशोक स्तंभ के चित्र को उपयोग को कब नियंत्रित किया गया, ठीक है। तो इसको राज्य प्रतीक की भारतीय धारा 2005 के तहत क्या किया गया, नियंत्रित किया गया। राज्य प्रतीक की भारतीय धारा 2005 के तहत इसको नियंत्रित किया गया, ठीक है। अब देखिए, इस जो अशोक का स्तंभ था, इसका यूज हर जगह हो रहा था, कहीं यहाँ पे वहाँ पे साइन मोहर हर जगह हो रहा था, ठीक है। कहीं कहीं तो पहले देखते हुए कि अंग्रेज जमाने में क्या होता था कि सिंबल जो है मुहर के रूप में जो आप किसी कागज पे को सॉलिड बनाने के लिए जो आजकल मुहर मारते हैं, वो भी पहले सिंबल का ही हुआ करता था, सिंबल ही हुआ करता था। लेकिन उसको नियंत्रित किया गया कि कहाँ पे इसका यूज होना है, कहाँ पे नहीं यूज होना है, और इसको किस धारा के तहत किया गया, तो 2005 के तहत किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत का राष्ट्रीय गान क्या है। तो बिल्कुल सबको पता है भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन, ठीक है। जन गण मन। अब आइए जन गण के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो याद रखिए जन गण जो है, जन गण तो टोटल कितना देर में गाया जाता है, टोटल 52 सेकंड में गाया जाता है, ठीक है। जन गण को टोटल कितना सेकंड में गाया जाता है, 52 सेकंड में गाया जाता है, ठीक है। तो टोटल 52 सेकंड में जन गण को गाया जाता है। और हम पूछें कि अगला 2 पंक्ति, फर्स्ट पंक्ति और लास्ट पंक्ति, अगला 2 पंक्ति को कितनों गाँव में गाया जाता है, 2 पैराग्राफ है, उसका पैराग्राफ है या फिर पंक्ति बोले तो उसको कितने में गाया जाता है, तो 20 सेकंड में, ठीक है। पिछला अगला एक पैराग्राफ और पिछला एक पैराग्राफ को कितने में गाया जाता है, 20 सेकंड में, ठीक है। और टोटल वो कितना सेकंड में गाया जाता है, 52 सेकंड में। चलिए अब इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन देख लें क्या क्या है। अब है कि बताइए जन गण मन को कब अंगीकृत किया गया, कब अंगीकृत किया गया। तो हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ, ठीक है। अब देखते हैं, आज भी दौर में देखते हैं कि जब हमारा 26 जनवरी आने वाला है तो स्कूल है या कॉलेज है, वहाँ पे पहले जन गण मन का रिहर्सल होता है। और रिहर्सल कितना दिन पहले स्टार्ट होता है, 2 दिन पहले, ठीक है। रिहर्सल कितना दिन पहले स्टार्ट होता है, 2 दिन पहले। जन गण मन का कोई भी आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते होंगे या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे या फिर कॉलेज में पढ़ते होंगे, वहाँ पर इसका रिहर्सल होता है और 2 दिन पहले होता है। तो जब शुरू इसको अपनाया गया तो उसमें भी यही रूल रखा गया, यही लोग रिहर्सल किए। और 2 दिन पहले यानी 26 को लागू किया गया तो 24 को रिहर्सल हुआ। यानी अगर हम जन गण मन को कब अंगीकृत किया गया, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। बिल्कुल ट्रिक से अपनाया गया है। आप अगर आपको इसमें लॉजिक नहीं लगाना है, बस आपको सोचना है, जो मैं बता रहा हूँ आपको उसको एक बार ध्यान से सुनना है केवल, बस आपको पूरा का पूरा चीज़ें याद हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है जन गण मन को पहली बार कब गाया गया। तो जन गण मन को पहली बार गाया गया था कांग्रेस के कोलकाता सत्र में 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में, ठीक है। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में गाया गया था इसको कोलकाता के सत्र में, कोलकाता अधिवेशन में, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है जन गण मन को गाने में कितना
सेकंड का समय लगता है। तो जन गण मन को गाने में कितना सेकंड का समय लगता है, मैंने बताया कि टोटल गाने में कितना समय लगता है, 52 सेकंड। हाँ दोस्तों, मैं इसको ट्रिक बताना भूल गया, 14 का आपको ट्रिक बताना भूल गया, तो मैं बता देता हूँ कि पहली बार कब गाया गया था। तो मैंने बताया 27 दिसंबर को। तो 27 दिसंबर यहाँ पे देखेंगे, भारतीय लोगों ने कहा कि सत्ता पाने के लिए अंत में, ठीक है, हम एक क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। सत्ता पाने के लिए अंत में हम गा रहे हैं, तो 27 हो गया, और अंत में क्या होता है, दिसंबर, और गा रहे हैं तो 11 और 1911, ठीक है। सत्ता माने 27 और अंत में तो दिसंबर और गा रहे हैं तो मतलब 1911। सत्ता 27, अंत में दिसंबर 1911, ठीक है। जन गण मन कब गाया गया, 27 दिसंबर 1911। और कोलकाता अधिवेशन में कहाँ गाया गया, तो बोला गया कि यार हम उस जगह पे गाएंगे जहाँ पे हमारा सबसे बड़ा महानगर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, जहाँ पे लोगों को ज़्यादा समझ में आए। तो उस समय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो उस समय हमारा कलकत्ता सबसे बहुत बड़ा जगह था और सबसे डेवलप भी हुआ करता था, तो वहीं पर इसको सबसे पहले गाया गया था, ठीक है। चलिए, कलकत्ता आज भी बहुत डेवलप है, लेकिन जितना मैं कह रहा हूँ उतना आप खुद से दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल ट्रिक है। तो ट्रिक में कुछ भी आपको कहानी बनाकर केवल याद रखने के व्यू से बोला जाता है। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, जन गण मन को पहली और अंतिम पंक्ति को पूरा करने में कितना समय लगता है। मैंने आपको बताया कि पूरा गाया जाता है 50 सेकंड में, लेकिन पहली और अंतिम पंक्ति दोनों को गाने में लगता है 20 सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, ठीक है। तो सबको मालूम है भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ठीक है। अब थोड़ा सा वंदे मातरम को देख लीजिए। वंदे मातरम में जो है, जो अगर छंद पूछे तो छ से छंद, अच्छा से छ, टोटल 6 छंद है। तो लोगों ने सोचा कि यार इसमें 6 छंद है, लेकिन इतना दूर थोड़ी गाएंगे, थोड़ा वैसा होना चाहिए जिसमें जितना देर तक हमारा कंसंट्रेशन लेवल रहे उतना ही देर तक गाएं तो बिल्कुल प्रेम से। इसलिए उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसको ले लिए, और जो लास्ट पैराग्राफ था, जो उसमें जो इंपॉर्टेंट था या फिर बढ़िया था उसको छांट लिए। तो पहला वाला छट गया और अंतिम वाला छट गया, मतलब कि छंद मतलब 6 से कितना छट गया, 2। तो पूछेगा आपको एग्जाम में, बिल्कुल ट्रिक से मैं बता रहा हूँ, एक चीज को आपको जेहन में डाल रहा हूँ कि टोटल छंद वंदे मातरम में कितना है, तो आपको बोलनी है 6, लेकिन सिलेक्ट कितना का गया है, गाया कितना जाता है, तो ऊपर और नीचे कितना, 2, ठीक है। और शुरुआत कब किया गया, तो 1950 में। कब शुरुआत किया गया होगा, जब हमारा संविधान लागू हुआ होगा। तो शुरुआत कब किया गया, 1950 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम, सबको पता है। आगे, वंदे मातरम को कब अंगीकृत किया गया और कितने छंदों को अधिकृत किया गया, ठीक है। तो 1950 में शुरुआत में 2 छंदों को अंगीकृत किया गया। टोटल कितना छंद है, तो 6 है, लेकिन अंगीकृत कितना किया गया, 2 छंदों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता है, बिल्कुल वेल नोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, वास्तविक वंदे मातरम में कितने छंद है। मैंने बताया कि वास्तविक वंदे मातरम में टोटल 6 छंद है, ठीक है, टोटल 6 छंद है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एक बार क्या कीजिए कि मैं पूरा का पूरा शुरू से लेकर अंत तक एक बार पूरा मैं उसको रिवाइज करवा रहा हूँ। आप मोबाइल को पलट करके रख दीजिए, और अगर आप को जेहन में है फिर भी याद किए हैं, फिर भी दोबारा रिवाइज किए हैं फिर भी नहीं, तो आप मोबाइल पलट कर रख दीजिए और केवल आप सुनिए, ठीक है। और मैं आप पहले आंसर बताने का प्रयास कीजिए, और नहीं होगा तो मैं खुद बताऊंगा। तो आप मोबाइल को पलट करके तुरंत अभी रख दें, इसमें बिल्कुल आलस न करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बताइए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान ने तिरंगा को कब अपनाया था। जब संविधान लागू हुआ होगा तब अपनाया गया होगा। कब, सॉरी, जब देश आजाद हुआ होगा तब। कब, 1947 को, 1947 को। और कब, तुम भी दो सजेशन, 2 और एनर्जी भी चाहिए, जुलाई, ठीक है। तिरंगा का है भाई, तो तिरंगा के लिए तो एनर्जी देना ही पड़ेगा, और एनर्जी के साथ साथ सजेशन भी देना पड़ेगा। तो 22 जुलाई 1947। आगे बढ़िए। भारतीय तिरंगे में चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, 2:3। आगे बढ़िए।
भारतीय तिरंगे में स्थित चक्र कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक का स्तंभ। अशोक स्तंभ का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश। अशोक स्तंभ को कब अंगीकृत किया गया? हमारा सिंबल है, तो सिंबल किसके साथ अंगीकृत किया गया होगा? संविधान के साथ। और झंडा, आजादी के समय झंडा, आजादी, संविधान और चिन्ह तो संविधान के समय 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950। आगे बढ़ते हैं। बताइए, अशोक स्तंभ के शिखर पर देवनागरी में लिखी सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अच्छा, किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है? हिंदी। और किस लिपि में? देवनागरी। बहुत बढ़िया। और बताइए, कौन सा शब्द लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। आगे बढ़ते हैं। अशोक स्तंभ के शिखर पर कितने शेर खड़े हैं? 4। दिखाई कितने पड़ते हैं एक साइड से? 3। हैं कितने? 4। अच्छा, अशोक स्तंभ पर टोटल जानवर की संख्या कितनी है? 3। कौन कौन? शेर, घोड़ा और बैल। अच्छा, निचले हिस्से पर क्या है? एक घोड़ा और एक बैल। बहुत बढ़िया। अच्छा, अशोक स्तंभ के चित्र के उपयोग को कब नियंत्रित किया गया? 2005 में। राजप्रतीक अधिनियम 2005। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। कितना समय में गाया जाता है? 52। अंतिम 2 पंक्तियों कितना समय में गाया जाता है? 20। अच्छा, पहली बार कब गाया गया? तो सत्ता पाने के लिए अंत में गाया, मैंने 27 दिसंबर 1911। अंगीकृत कब किया गया? संविधान गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले प्रैक्टिस, मतलब कि 24 जनवरी 1950। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। अच्छा, वंदे मातरम में कितने छंद हैं? 6 छंद। अंगीकृत कितने छंदों किया गया है? 2 छंद। अच्छा, कब अंगीकृत किया गया? तो 1950 में। अच्छा, जनगण को कब अंगीकृत किया गया? 1950। कितना डेट, एक्चुअल डेट? 24 जनवरी 1950। अच्छा, भारतीय झंडे को कब अंगीकृत किया गया? तो 2 सजेशन और ऊर्जा, यानी 22 जुलाई 1947। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, यदि उस समय आपको याद नहीं भी हुआ होगा तो उम्मीद है कि इस बार आपको पूरी तरह से याद हो गया होगा। तो अगर आपको याद हो गया है तब तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं याद हुआ है तो एक बार फिर से देखिए ऊपर से, और आंसर को बिना देखे बोलने का प्रयास कीजिए, और इसमें लिखिए कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। और यदि आपको 20 में आउट ऑफ 20 आ रहा है तब तो बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं आ रहा है तो जिस क्वेश्चन में आपको मिस्टेक हुआ है उस क्वेश्चन में आप डबल स्टार लगाइए, और उस प्रश्न को 1-2 बार लिखने का प्रयास कीजिए। आपका पूरा का पूरा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। लाइक करना ना भूलें, और कम से कम 1 या 2 स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर दें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। और जब बेल आइकन आप दबाएंगे तो बगल में ऑल का ऑप्शन आएगा, तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, यानी इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।